लेक्चर के दूसरे भाग में मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णयपरक सिद्धांत और संचार सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तीसरा सिद्धांत निर्णयपरक सिद्धांत है। निर्णयपरक सिद्धांत के अर्थ के अंतर्गत जेम्स रॉबिन्स के अनुसार निर्णयकरण एक सामाजिक प्रक्रम है जो निर्णय के लिए कोई समस्या छांटता है और उसके कोई थोड़े विकल्प निकालता है जिनमें से कोई एक विकल्प कार्य रूप में परिणत करने के लिए छांट लिया जाता है। टेरी के मतानुसार निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। निर्णयकर्ता के सामने अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों के गुण दोषों के बारे में वह बौद्धिक रूप से विचार करता है और फिर यह तय करता है कि उसे क्या करना चाहिए। मेनेले जोन्स का कहना है कि निर्णय एक समाधान होता है जो कुछ विकल्पों की परीक्षा करने के बाद छांटा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में निर्णयपरक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल इकाइयां राज्य हैं, लेकिन राज्यों के कार्य का संचालन प्रशासन के उच्च अधिकारी करते हैं। जैसे नाजी जर्मनी का व्यक्तित्व हिटलर के व्यक्तित्व का ही रूप था। आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति के निर्माण पर नेहरू के व्यक्तित्व की छाप प्रतिबिंबित होती है। सोवियत संघ की नीति पर स्टालिन, चीन की विदेश नीति पर माओ के व्यक्तित्व का असर पड़ा। निर्णय पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करना चाह रही हूँ। इस सिद्धांत पर व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व, विचारधारा, संस्कृति, धर्म निर्णय लेने पर असर डालता है। निर्णय लेने में पर्यावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे व्यक्ति विशेष के निर्णयों पर उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योग्यताओं का असर तो पड़ता ही है, साथ ही देश की परिस्थिति, नागरिकों का राष्ट्रीय चरित्र, मांगों, दबावों का खास असर पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति से जुड़े निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण में लिए जाते हैं। इसे दो स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला पॉइंट है आंतरिक पर्यावरण, जैसे व्यक्तित्व, संगठन, भौतिकी और प्रौद्योगिकी की स्थिति, बुनियादी मूल्य और समाज में कार्यशील प्रभावक तत्व, दबाव समूह वगैरह। दूसरा पॉइंट है बाह्य वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पड़ोसी देश की शक्ति संबंधी स्थिति, महाशक्तियों के संबंध वगैरह भी असर डालते हैं। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय विश्लेषण के प्रणेता। निर्णय विश्लेषण को लाने में रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रक, बर्टन सेपिन का नाम उल्लेखनीय है। स्नाइडर के अनुसार किसी भी राजनीतिक कार्य को ठीक रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहली बात, किसने उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया जिनके कारण वह महत्वपूर्ण कार्य किया गया। दूसरा पॉइंट है उन बौद्धिक अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना जिसके द्वारा निर्णयकर्ता अपने निर्णय तक पहुंचे। स्नाइडर ने इस बात पर भी बल दिया है कि निर्णय निर्माण की उन क्रियाओं का जो अधिकारियों, विदेश मंत्री और राजनयिक द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के बारे में जिसमें वे उन्हें देखते हैं, अध्ययन किया जाना चाहिए। निर्णयपरक सिद्धांत का मूल्यांकन, पहला पॉइंट है जटिल विश्लेषण। इस बारे में यह देखा जाता है निर्णय क्यों लिए गए। यह विश्लेषण जटिल और उलझनपूर्ण है। जो तथ्य सामने आते हैं उससे प्रामाणिकता नहीं जांची जा सकती। दूसरी बात है समस्या संबंधी कठिनाई। निर्णयकर्ता द्वारा लिए गए निर्णय के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो समस्या उत्पन्न होगी उस पर यह सिद्धांत प्रकाश नहीं डालता है। तीसरा पॉइंट है मूल्य विषयक प्रश्नों की उपेक्षा। यह सिद्धांत विदेशी मामलों के क्षेत्र में निर्णयों का विश्लेषण करने की कोशिश करता है।
इस बात की फिक्र नहीं करता कि कौन से निर्णय सही हैं और कौन से निर्णय गलत। अगला सिद्धांत है संचार सिद्धांत। संचार सिद्धांत के अंतर्गत ये बताना चाहती हूँ कि राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय हार्वर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कार्ल डायच को है। डायच की कृति द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व है। इसके अलावा डायच का शोध लेख कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम, जो कि जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की संपादित पुस्तक कंटेम्पररी पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित हुआ है, यह उसके विचारों को विस्तार से स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत की व्याख्या की शुरुआत डायच ने संचार अभियांत्रिकी, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग और शक्ति अभियांत्रिकी पावर इंजीनियरिंग में अंतर बताने से की। उनका कहना है कि शक्ति अभियांत्रिकी में परिवर्तन अक्सर उसी अनुपात में होता है जिसमें शक्ति का उपयोग होता है। इसके बिल्कुल विलोम संचार अभियांत्रिकी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग भी कभी कभी संदेश प्राप्तकर्ता की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आता है। ऐसे परिवर्तन प्रयोग में लाई गई शक्ति के अनुपात में कई गुना बड़े होते हैं। संचार का संपूर्ण आधार परिवर्तन पर है। बदलाव शक्ति के द्वारा लाया जाता है, लेकिन ये प्राप्त सूचना और उसके उपयोग पर निर्भर है। इसकी तुलना उस सूचना से की जा सकती है जो बंदूक की नली को किसी निश्चित लक्ष्य की ओर मोड़ देने के लिए जरूरी होती है। बंदूक का कुंदा दबाने में प्रायः कुछ भी शक्ति नहीं लगती, पर जिस टारगेट की ओर बंदूक का निशाना होता है उस पर जोरदार असर पड़ता है। संचार सिद्धांत प्रशासन को कई सूचना प्रवाहों के आधार पर स्थित निर्णय निर्माण की एक व्यवस्था मानता है। अब मैं संचार सिद्धांत के आधार पर दो संकल्पनाओं की चर्चा करना चाहूँगी। पहला पॉइंट है वे संकल्पनाएं जिनका संबंध संचार का संचालन करने वाली संरचनाओं से है। दूसरा पॉइंट वे संकल्पनाएं जिनका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के प्रवाहों और प्रक्रियाओं को समझना है। पहली संरचना को स्वागतकर्ता और दूसरी संरचना को नियमन संरचनाएं कहते हैं। दूसरी संरचनाओं के साथ चैनल, भार, लोड, क्षमता, कैपेसिटी के तत्व जुड़े होते हैं। डायच ने संचार सिद्धांत में प्रतिसंभरण फीडबैक को महत्वपूर्ण माना है। नकारात्मक प्रतिसंभरण संचार व्यवस्था की आत्मा है। नकारात्मक प्रतिसंभरण की सूचना व्यवस्था में इस तरह आती है कि वह बिना प्रयास के व्यवस्था को और उसके निर्णयों और कार्यों को ऐसी दिशा में बदल देती है वांछित उद्देश्य को जिससे सरलता से प्राप्त किया जा सके। डायच ने संचार सिद्धांत के विश्लेषण में 4 तत्वों की चर्चा की है। पहला तत्व भार है, लोड। भार का अर्थ परिवर्तनों की उस व्यापकता और गति से है जो एक ऐसी व्यवस्था जो उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है अपने लक्ष्यों की स्थिति में ला सकती है। दूसरा पॉइंट है पश्चता। पश्चता का मतलब निर्णयों और कार्यों के परिणाम के संबंध में सूचना के समय पर और सही रूप में सूचना पहुंच जाने पर भी व्यवस्था द्वारा उस पर सही कार्यवाही करने में शिथिलता से है। तीसरा पॉइंट अभिलाप, गेन। अभिलाप का अर्थ है प्राप्त होने वाली सूचना के प्रति अनुक्रिया, रिस्पांस का व्यापक और प्रभावशाली होना। लास्ट पॉइंट है अग्रता, लीड। अग्रता का मतलब है अपनी प्रस्तावित कार्यवाही के भावी नतीजों का पहले से अनुमान लगाकर व्यवस्था इस तरीके से बनाएं कि वह निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए संचार सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय लेने के लिए सूचनाओं का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो जरूरी है। जिन देशों के पास सूचना संग्रह का जाल बिछा होता है वे दूरदर्शितापूर्ण
विदेश नीति का प्रयोग कर सकते हैं। आलोचना की ओर बढ़ना चाहती हूँ। आलोचना के अंतर्गत यह है कि इस सिद्धांत को एक यांत्रिक सिद्धांत माना गया है। मानव व्यवहार को मूलतः अभियांत्रिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है। डायस द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रतिमान इतना जटिल हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में सहायता देने के स्थान पर हमें और अधिक उलझन में डाल देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत के द्वारा निर्णय निर्माताओं के लिए शक्ति के केंद्र और उसकी बहुत सी गतिविधियों को पहचान लेना संभव हो सकता है, पर शक्ति, जिसे सभी राजनीतिक क्रियाओं का आधार माना जा सकता है, एक विवादास्पद और गतिशील विषय है। डॉक्टर एसपी वर्मा के शब्दों में, जहाँ तक क्रिया विधियों को समझने का प्रश्न है, संचार सिद्धांत उसे समझने में सफल नहीं हो पाया है। संदर्भ पुस्तक राजनीति विज्ञान, डॉक्टर BL पड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2019। द्वितीय भाग समाप्त हुआ।